शाम के जंगज़दा इलाके में एक बाजार का तस्वुर करें जहां आईएसएस का कब्जा है और अचानक वहां शोर मचना शुरू हो जाता है। असला लिए अफराद बाजार में किसी का पीछा कर रहे होते हैं और उनको देखकर सब अपना सामान छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। और इस बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो उन लोगों से डरकर भाग रही होती है। ये आलिया है जो अपनी जान बचाने के लिए आईएसएस के गुंडों से बचकर भाग रही है। भागते भागते ये एक मोबाइल फ़ोन चुरा लेती है, पर जैसे ही ये अपने घर फ़ोन लगाती है उसी वक्त कुछ लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं और उसका फ़ोन गिर जाता है। फिर ये इनसे बचकर गली की दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है, पर एक गाड़ी आकर उसको ठोकर मार देती है और वो गिर जाती है। कौन है ये लड़की और कैसे ये हिंदुस्तान से शाम के जंगज़दा इलाके में पहुंच गई? दिल थाम लें, क्योंकि आज हम आपको सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज़ फ्रीलांसर की कहानी सुनाने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस कहानी के हीरो की तरफ। ये अविनाश है, जो कि इजराइल के शहर तल अबीब में है। ये एक फ्रीलांसर है और पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। फिलहाल ये इसराइल की खुफिया एजेंसी के एक एजेंट से मिलने आया है। वो इसे अफगानिस्तान में हुसैनिया नामी एक आदमी को मारने का काम देते हैं। हुसैनिया अमरीकी फ़ौज की हिरासत में होता है, जो इसे काबुल से अमेरिका ले जाने वाले होते हैं। और अविनाश को ये काम डॉक्टर आरिफ ने दिलाया है। अविनाश डॉक्टर आरिफ के लिए ही काम करता है। अविनाश इस काम के लिए अपने दोस्तों से मिलता है। ये सारे फ्रीलांसर्स होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। इनमें से कोई एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है तो कोई एक्स पुलिस वाला, और इन सब का ताल्लुक अलग अलग मुल्कों से होता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर ये लोग अमरीकी फ़ौजी ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। काबुल में इनका साथी इन्हें उस टारगेट की लोकेशन बताता है। फिर ये लोग बड़ी महारत से अमरीकी फ़ौजियों को मारकर हुसैनिया तक पहुंच जाते हैं और अविनाश उसे मार देता है। अब सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि अविनाश का दोस्त इनायत खान एक गाड़ी में बैठा है। ये उसी आलिया का बाप है जिसे हमने शुरू में दिखाया था। इसने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की होती है और सबसे मदद मांगी होती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अभी अपनी गाड़ी में बैठकर ज़बरदस्ती अमरीकी कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और फिर ये अपनी गन निकालकर पुलिस वालों पर तान देता है। और अब पुलिस वाले उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। पर हम देखते हैं कि असल में उसकी बंदूक तो खाली होती है और उसकी गाड़ी में भी कोई बम नहीं होता। असल में वो किसी को मारने नहीं आया होता। इस वाक़ये की वजह से डॉक्टर आरिफ अविनाश को फ़ोन करते हैं और कहते हैं जल्दी से टीवी देखो, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि इनायत खान ने काफ़ी लोगों को मारने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि कई साल पहले नौजवान अविनाश और इनायत खान मुंबई पुलिस फोर्स के साथ काम करते होते हैं। वो यहाँ मुजरिमों का पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनायत खान अविनाश को कहता है कि खुदा न खास्ता मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी बेटी और बीवी की हिफाजत करनी है। लिहाजा जैसे ही अविनाश को इनायत खान का पता चलता है वो सीधा मुंबई आ जाता है और इनायत की बीवी समीना से मिलता है। समीना अविनाश को बताती है कि एक महीना पहले ही आलिया सिंगापुर से ग्रेजुएशन कर कर वापस आई थी। वहाँ वो एक मोहसिन नामी लड़के से मोहब्बत करने लगी थी। मोहसिन की फैमिली इनायत खान के घर रिश्ता लेकर आती है। इनायत खान इनकी पूछताछ करता है। सब यही बताते हैं कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, लिहाजा दोनों की शादी हो जाती है। फिर हमने इन दोनों को मलेशिया रुखसत कर दिया था। एयरपोर्ट पर हमने इनसे आखिरी बार मुलाकात की थी। अगले दिन आलिया की कॉल आती है कि वो लोग छुट्टियां मनाने तुर्की जा रहे हैं। वो जब वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। वो हर रोज़ हमसे बातें करती थी, पर फिर एक दिन उसका और उसके घर वालों का फ़ोन बंद आने लगा। इनायत ने तुर्की और मलेशिया की एजेंसियों से इस फैमिली का पता लगाने की कोशिश की, पर इनको कुछ पता नहीं चला। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ हो गया है। ने अपनी साथी पुलिस वालों को मदद का कहा। वो मिनिस्टर्स के पास भी गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आपको बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करा था। उन्होंने तुम्हें भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन वो अपने घर से जल्दी निकले और हमने खबरों में उनकी मौत की खबर सुनी। अब अविनाश मोहसिन के मुंबई वाले घर जाता है। घर बंद था और उनके पड़ोस की एक लड़की अविनाश को बताती है कि पहले तो वो लोग बहुत मिलते जुलते थे, पर आखिरी बार जब आए तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे थे। इस बार जब वो आए तो वो अपनी दूर की रिश्तेदार फरत खाला के साथ बहुत मिलना जुलना रखते थे। अविनाश किसी न किसी तरह फरत खाला तक पहुंच जाता है। फरत खाला कहती हैं कि क्या तुम पुलिस वाले हो? वो कहता है नहीं नहीं, मैं आलिया की फैमिली से हूँ। वो पूछता है सुना है आप इनसे बहुत ज़्यादा राब्ते में थी और वो लोग आपकी बहुत बात मानते थे। फरहत खाला कहती हैं कि ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। अविनाश कहता है आप बताए तो सही। वो कहती है कि मैं तो इस्लाम की दावत देती हूँ। मैं उनसे पहली बार मलेशिया में मिली थी। खालिद भाई की बीवी ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। उनका पहनावा देख के मैं समझ गई थी कि वो दीन से दूर हो गए हैं। फिर मैंने इनको दीन के रास्ते की तालीम दी। मैंने उन्हें समझाया कि पर्दा करना सीखें
और अपने घर वालों को भी शरीयत की तालीम दें। वो लोग बहुत समझदार थे, जल्दी ही मेरी बात समझ गए। अविनाश कहता है कि आपने उनको कौन सा वाला हिस्सा पढ़ा दिया जिस पर खाला गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि वो दूध पीते बच्चे नहीं थे, जहाँ भी गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। फिर अविनाश डॉक्टर आरिफ से मिलता है। अविनाश कहता है कि यकीनन इन्होंने आलिया को कुछ नहीं बताया होगा, मुझे कुछ भी करके आलिया को वापस लाना है। डॉक्टर आरिफ बहुत चालाक होते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग मलेशिया जाने के लिए ही निकले होंगे, पर एयरपोर्ट पर जाकर प्लान तब्दील हुआ होगा। मोहसिन ने आलिया को हनीमून के बहाने तुर्की जाने का कहा होगा। कि आईएसएस अब फिर से हरकत में आ गई है और तुर्की जो है शाम जाने का आसान रास्ता है, इसलिए वो तुर्की गए होंगे। और वहाँ अगले सीन में आलिया मोहसिन को कहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बुर्का के बगैर जाने की इजाज़त नहीं है और हम वहाँ पर मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। पर आलिया के पास गलती से एक मोबाइल रह जाता है। रास्ते में आलिया मोहसिन से पूछती है कि यहाँ इतनी चेकिंग क्यों हो रही है। मोहसिन कहता है कि ये जगह शाम के बॉर्डर से करीब है। फिर ड्राइवर मकसूद भाई को फ़ोन करता है कि पार्सल आ रहा है और मकसूद सीधा अपने खलीफा के पास जाता है और खलीफा को बताता है कि नई भर्तियां हो रही हैं। खलीफा मकसूद से बहुत खुश होते हैं और यहाँ आलिया और उसके घर वाले मर्दीन होटल पहुँच जाते हैं। आलिया अपने शौहर को कहती है कि हम ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। अब मोहसिन का रूप बदल जाता है और वो आलिया को बताता है कि हमने आईएसएस ज्वाइन कर ली है और हम शाम जा रहे हैं। ये सुनकर तो आलिया के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। यहाँ पहली किस्त का अख्ताम होता है और दूसरी किस्त में हम देखते हैं कि मोहसिन आलिया को बताता है कि हम शाम जा रहे हैं, वहाँ हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, आराम कर लो, हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। सुबह होती है तो आलिया देखती है कि इसके घर वाले कमरे में बातें करने में मसरूफ़ हैं, लिहाजा आलिया वहाँ से भागने का फ़ैसला करती है। वो पहली मंजिल से नीचे कूद जाती है। जब मोहसिन अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि आलिया वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो खुली खिड़की देखकर समझ जाता है कि आलिया भाग गई है। फिर आलिया इन पतली गलियों से निकलते हुए किसी आदमी का फ़ोन उठा लेती है और वो अपने अब्बू का नंबर मिलाने लगती है, पर तभी सामने से मोहसिन आ जाता है। आलिया वहाँ से भाग जाती है, पर कुछ लोग मोहसिन की कार से निकलकर आलिया का पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते हुए आलिया एक औरत से टकरा जाती है और उसका मोबाइल फ़ोन भी वहीं गिर जाता है और वहीं मोहसिन आकर आलिया को गाड़ी से टक्कर मार देता है और आलिया बेहोश हो जाती है। और फिर सीन तब्दील हो जाता है। हम देखते हैं कि 7 साल पहले एक लड़की एक होटल के कमरे में कैद होती है और वो खिड़की से मदद के लिए पुकार रही होती है। एक पुलिस वाला फ़ौरन अविनाश को फ़ोन मिलाता है। अविनाश फ़ौरन वहाँ आता है और होटल के मैनेजर को कहता है कि रूम का दरवाज़ा खोलो। होटल का मैनेजर अविनाश को बताता है कि ये होटल होम मिनिस्टर के साले जैन जोगी का है और इन्होंने ही इस लड़की को यहाँ बंद किया है क्योंकि लड़की के थोड़े बकायाजात रहते हैं। अविनाश इनायत कहते हैं कि अगर तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो तुम भी जेल जाओगे। फिर मैनेजर गेट खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि जैन जोगी पुलिस स्टेशन में इनायत खान को कहता है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, और वो इनायत खान को खूब धमकियाँ दे रहा होता है। इस पर अविनाश जैन जोगी को एक ज़बरदस्त थप्पड़ लगा देता है। फिर कमिश्नर इन दोनों को ज़बरदस्ती जैन जोगी से माफ़ी मांगने के लिए होम मिनिस्टर के घर भेजता है। होम मिनिस्टर उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको नीचे बिठा देता है। अविनाश जैन जोगी से माफ़ी मांगता है, पर होम मिनिस्टर कहता है कि कल असेंबली में आके सबके सामने माफ़ी मांगना। अविनाश कहता है कि अगर माफ़ी नहीं मांगूंगा तब भी जॉब जाएगी और अगर असेंबली में आके माफ़ी मांगूंगा तो तब भी जॉब जाएगी। ये कहकर इनायत खान कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अविनाश एक चमाट जैन जोगी को और एक चमाट होम मिनिस्टर को लगाता है और इस तरह इन दोनों की जॉब चली जाती है। अब दोबारा कहानी प्रेजेंट डे में आती है और हम देखते हैं कि इंडिया की खुफिया एजेंसी भी इनायत खान पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जॉब जाने के सिर्फ 1 साल बाद ही किसी ने इनायत खान पर हमला किया होता है जिससे वो माजूर हो गया था और पिछले महीने ही इसकी बेटी की शादी हुई थी और वो अपने ससुराल वालों के साथ गायब हो गई थी। मगर इंडिया की एजेंसी को अमेरिकी कौंसलेट के सामने इनायत खान की खुदकुशी करने का मामला समझ नहीं आता और यहाँ इंडिया की एजेंसी का एक नुमाइंदा जिसका नाम होता है रघविंदर, वो कहता है यकीनन इनायत खान ने खुदकुशी सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए की थी। वो चाहता था कि इस खबर को देखकर कोई इसकी मदद के लिए आए। इनायत खान की बीवी ने भी हमें बताया था कि उन लोगों ने सबसे मदद मांगी थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लगता है ये कहानी की शुरुआत है। दूसरी तरफ मोहसिन आलिया उसके घर वाले इराक के बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं। वहां आईएसएस की अपनी फ़ौज होती है और इनके पास जंग करने का असला भी मौजूद होता है। शहर पहुँच के गाड़ी रुक जाती है। हम देखते हैं कि मोहसिन की फैमिली यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई होती है और अब हेड क्वार्टर पहुँच कर मर्दों और औरतों को अलग अलग कर दिया जाता है।
फिर इनका ड्राइवर इनको फॉर्म भरने का कहता है, जिसमें इनकी हर किस्म की डिटेल मांगी जाती है, हत्ता कि इनके आईडी और पासवर्ड भी मांगे जाते हैं। फिर ड्राइवर इन्हें बताता है कि आपके मोबाइल यहीं जमा करा दिए गए हैं और सिम तोड़ दी गई है। वो लोग इनसे सारे पैसे और जेवर भी ले लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग की जा सके। और फिर इनका एक आदमी आलिया की फेसबुक खोलकर देखता है। इसमें आलिया ने मलेशिया की सिंगर की तस्वीर लगा रखी होती हैं। वो कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हारे शौहर को भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर ये लोग इन्हें एक घर भेज देते हैं जो कि बिल्कुल मेन बाजार के करीब होता है। डॉक्टर आरिफ अविनाश को बताते हैं कि आईएसएस ने अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू कर दी हैं। इनके पास अब बाहर से भी पैसे आने लगे हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग बेरोज़गारी और नासमझी की वजह से इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ अविनाश को कहते हैं कि ये लोग किसी का ख्याल नहीं करते और किसी भी गलती की बड़ी सख्त सज़ा दी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मकसूद मोहसिन को इसका ऑफिस दिखाता है। मोहसिन कहता है कि मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, ऑफिस में काम करने नहीं आया। मकसूद मोहसिन को कहता है कि जंग सिर्फ लड़कर नहीं जीती जाती बल्कि अक्ल से जीती जाती है। तुम्हारी सलाहियतें हमें यहाँ चाहिए। मोहसिन का भाई भी पायलट होता है और उसे उसके काम के हिसाब से डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। यहाँ आरिफ अविनाश को कहता है कि याद रखना ये काम नामुमकिन है और तुम लेट भी हो चुके हो। और दूसरी तरफ इंडिया की एजेंसी का रघविंदर इनायत की बीवी से मिलने आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे शौहर ने खुदकुशी करके किसको पैगाम भेजा है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पैगाम किसके लिए था। वो कहती है मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली और मेरी बेटी लापता है, मुझे बस इतना ही मालूम है। और वह यहाँ से निकलकर अपने ऑफिस में फ़ोन कर कर कहता है कि मुझे इनायत की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किससे मिलता था, उसका कौन दोस्त था, सब कुछ। दूसरी तरफ जब मोहसिन घर आता है तो आलिया उससे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने शादी से पहले सब कुछ तय कर रखा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मोहसिन कहता है कि हमारा मज़हब और हमारे लोग ख़तरे में हैं। आलिया इससे कहती है कि ये हमारा मज़हब नहीं है और ना ही ये हमारे मज़हब की तालीम है। फिर मोहसिन की नज़र एक परफ्यूम पर पड़ती है और वो गुस्से में परफ्यूम की बोतल को तोड़ देता है और कहता है कि इस्लाम में ये हराम है। और वह आलिया को एक चमाट लगाता है और लाइट बंद करके सो जाता है। रात में आलिया उठती है और अपने बस्ते से मोबाइल निकाल कर बाथरूम चली जाती है, पर वो देखती है मोबाइल की बैटरी तो चार्ज ही नहीं है, तो वो अपने शौहर के मोबाइल का चार्जर उठा लेती है। फिर जब मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हो जाता है तो चार्जर दोबारा रख देती है और वॉशरूम में जाकर अपनी अम्मी को मैसेज करती है। वो लिखती है कि मैं शाम में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे नहीं मालूम इस मोबाइल में कितना बैलेंस मौजूद है और ये कब तक चलेगा। और ये मैसेज करके आलिया दोबारा मोबाइल बंद कर देती है और इसे अपने पैड्स के पैकेट में रख देती है क्योंकि इसे यकीन होता है कि इसमें कोई भी मोबाइल चेक नहीं करेगा। दूसरी तरफ समीना आलिया का मैसेज पढ़कर उसे फ़ोन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन तो बंद होता है। समीना फ़ौरन ये बात अविनाश को बताती है। दूसरी तरफ हम फ़रहत खाला को देखते हैं। वो अपने लैपटॉप से शाम में इन्फॉर्म करती हैं कि मोहसिन की फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। फिर वो अविनाश की तस्वीर भी शाम में भेज देती हैं। यहाँ अविनाश इनायत खान की बीवी समीना से मिलने आता है। वो कहता है अच्छा है आलिया ने फ़ोन बंद कर दिया था, वरना वो फंस जाती। उसे बोलना कभी भी कॉल ना करे कि जब वो गैर रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेगी तो वो लोग इसे पकड़ लेंगे। दूसरा, जब भी मैसेज करे सिर्फ रात के 11 बजे करे, तब वहाँ अजान हो रही होती है, और 3 मिनट से ज़्यादा बात ना करे। और आप भी कीपैड वाला मोबाइल ले लें और एक नया नंबर भी। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाकर आपको नया नंबर भेज दूँगा। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और एक पुलिस वाला गुंडों के साथ आता है और वो अविनाश को कहता है कि ये लोग भी इनायत खान की तरह वही टांगे तोड़ देंगे और गायब हो जाएंगे क्योंकि तुमने होम मिनिस्टर को चमाट मारा था। पर अविनाश इनकी तबीयत से धुलाई करता है और गायब हो जाता है। और अगले दिन समीना आलिया को नया नंबर देती हैं और बताती हैं कि अविनाश तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा। अगली किस्त में हम देखते हैं कि आलिया अपने हाथ पाँव गीला करके मोबाइल को तौलिया में छुपाकर बाहर आ जाती है और मोहसिन बाथरूम की तलाशी लेता है, पर इसे कुछ नहीं मिलता और वो सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अविनाश की बीवी पागल क्यों हुई। हम देखते हैं कि जॉब जाने के बाद अविनाश शराब पीते हुए इंडिया का मैच देख रहा होता है और जब वो अपनी बीवी से पानी मांगता है तो उसकी बीवी उससे सुनाना शुरू कर देती है कि एक तो उसकी जॉब नहीं है, दूसरा वो शराब भी पी रहा है। अविनाश उसे कहता है कि तुम लोग भूखे तो नहीं मर रहे हो। जब उसकी बीवी बोतल उठा के जाने लगती है तो अविनाश उस पर गुस्सा करने लगता है। तब उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। अविनाश को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर से शराब पीने लगता है और मैच देखने लगता है। इसकी बीवी तमाम सामान लेकर नीचे उतर जाती है और अपने बेटे को गाड़ी में बिठा देती है, पर वहीं इसके बेटे का टेडी बेयर बाहर गिर जाता है। और जब उसका बेटा अपने टेडी बेयर को लेने के लिए नीचे उतरता है, उसी वक्त अविनाश की बीवी अपनी गाड़ी को पीछे करती है और उसका बेटा गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है।
और इस वाक़ये की वजह से वो पागल हो जाती है और इसीलिए इसका इलाज भी चल रहा होता है। फिर दोबारा कहानी प्रेजेंट डे में आती है और रघविंदर को पता चलता है कि अविनाश समीना से मिलने गया था और कुछ लोगों ने रास्ते में अविनाश पर हमला किया, पर अविनाश ने अकेले ही सबको मार दिया। रघविंदर अपने आदमी को कहता है कि एक आदमी अविनाश के पीछे लगाओ और एक आदमी दबे जिसने अविनाश के ऊपर हमला किया था उसके पीछे लगाओ। तो दुबे यहाँ आरिफ साहब से अविनाश के बारे में पूछता है। दुबे कहता है कि मुझे अविनाश के बारे में पूरी तफसील से बताओ। आरिफ साहब कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बता दिया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी उड़ा देगा। दुबे कहता है कि होम मिनिस्टर इस केस में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आरिफ साहब बताते हैं कि अविनाश ने मुंबई से भागकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है जिसमें या तो सब आर्मी से रिटायर हैं या एक्स पुलिस ऑफिसर हैं। तुम समझो कि 20 से 30 दहशतगर्द किसी मुल्क में घुस गए, ना पासपोर्ट ना कोई डॉक्यूमेंट। अगर इन्हें मारो तो ह्यूमन राइट्स के चक्कर पड़ जाता है और फिर अविनाश जैसे लोग इस मुल्क में चुपचाप घुस जाते हैं और सबको मार देते हैं। ये है अविनाश। डॉक्टर आरिफ कहते हैं कि आज के अविनाश का एक अलग ही लेवल है। अगर तुम उससे उलझोगे तो पछताओगे। अगले सीन में अविनाश CNN को एक ईमेल भेजता है। वो लिखता है कि अमेरिका के एक ट्रेन पायलट समीर और उसकी फैमिली ने एक ISS ज्वाइन कर ली है। वो अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताता है कि मेरी ईमेल मिलने से CIA यकीनन एक्टिव हो जाएगी। तभी उसके पास CIA का फ़ोन आता है और USA से डॉक्टर बड राफेल कहते हैं कि हमें आपकी ईमेल मिली है, क्या ये सच है? अगर ये बात झूठ हुई तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फिर अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताता है कि CIA ने दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है। अविनाश कहता है कि अमरीकी कौंसलेट पर हमले की जिम्मेदारी ISS ने ले ली है, कुछ किया है नहीं और पब्लिसिटी मिल गई। अगले सीन में मकसूद समीर उसके भाइयों के पास जाकर अविनाश की तस्वीर दिखाता है, पर वो लोग अविनाश को नहीं जानते होते। मकसूद कहता है कि तुम अपनी बीवियों से भी अविनाश के बारे में मालूम करो, शायद वो जानती हो। मकसूद मोहसिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे ससुर पुलिस में थे? मोहसिन कहता है कि इन्हें पुलिस से बहुत पहले निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ दुबे होम मिनिस्टर को बताता है कि अविनाश अब पुराना वाला अविनाश नहीं है। अब वो CIA, मोसाद जैसे एजेंसियों के लिए काम करता है। वो घंटे में अपनी टीम खड़ी कर सकता है और किसी भी कत्ल को एक्सीडेंट दिखा सकता है। नई टेक्नोलॉजी, मल्टी पासपोर्ट, बड़े 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 कॉन्टैक्ट और मॉडर्न हथियार इसके काम का हिस्सा हैं और उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप उसमें दिलचस्पी लेंगे तो वो भी आप में दिलचस्पी लेगा और फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनकर तो होम मिनिस्टर की सिट्टी गुम हो जाती है। दूसरी तरफ जब रात को मोहसिन घर आता है तो वो आलिया की अलमारी की तलाशी लेता है, पर वहाँ आलिया आ जाती है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके आलिया से पूछता है कि क्या तुमने घर फ़ोन किया था? आलिया कहती है मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन कैसे करूँगी? तब मोहसिन बताता है कि तुम्हारे अब्बू ने अमरीकी कौंसलेट पर खुदकश हमला किया और शहीद हो गए, पर तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए, वो नेक राह पर थे। फिर वो अविनाश के बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि ये मेरे अंकल हैं और 8 साल पहले इंडिया छोड़कर चले गए थे। रात में आलिया मैसेज करके अपनी अम्मी से पूछती है कि मोहसिन झूठ बोल रहा था ना। माँ उसको बताती है कि तुम्हारे अब्बू नहीं रहे। इस पर आलिया बहुत रोती है। आलिया की अम्मी अविनाश के नंबर आलिया को दे देती हैं और कहती है कि तुम राब्ता नहीं करना, अविनाश खुद राब्ता करेगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा। अगले दिन मोहसिन मकसूद भाई को सब कुछ बताता है। फिर वो मकसूद भाई को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आपको सुनना चाहिए। मोहसिन मकसूद भाई को एक भीड़ वाले इलाके में हमला करने का कहता है और कहता है कि ऐसा वो खुद अपनी बीवी के साथ जाकर करेगा। पर मोहसिन का बड़ा भाई कहता है कि इस काम को मैं और मेरी बीवी अंजाम देंगे। मोहसिन कहता है कि प्लान मेरा था तो मैं ही इसको सर अंजाम दूंगा। दूसरी तरफ आलिया के साथ एक पंजाबी फैमिली की लड़की साथ जा रही होती है। वो आलिया को बताती है कि मेरी शादी इंग्लैंड में हुई थी और मेरे शौहर मुझे यहाँ ले आए, और वो लोग खूब ज़ोर से हंसने लगते हैं। पर तभी बराबर में खड़ी घड़ी हथियार वाली लड़की उन्हें चुप करा देती है और बेहुदा हरकतें करने से मना करती है, यानी हंसने के लिए मना करती है। फिर इन लोगों को अपने ज़िंदा रहने पर भी अफसोस होता है क्योंकि वो जन्नत से निकलकर दोज़ख में आ गए थे। फिर सीन चेंज होता है और हम CIA ऑफिस में मिस्टर राफेल के साथ इनकी साथी राधा को देखते हैं। वो बताती है कि मैंने पता किया है कि समीर और उसकी फैमिली 6 हफ्ते से शाम में हैं और समीर ने अमेरिका से पायलट की ट्रेनिंग ली है। मिस्टर बर्ड राफेल कहते हैं कि यानी अविनाश सही कह रहा था। फिर राधा अविनाश को फ़ोन लगाती है और उसे मिलने का कहती है। यहाँ अविनाश समीना को फ़ोन करता है। समीना उसे बताती है कि मोहसिन के घर वाले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो तुम्हारी तस्वीर दिखा के आलिया से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन आलिया ने बात टाल दी और इससे अपनी बाबा की मौत का भी पता चल गया है। फिर अविनाश कहता है कि अगर आलिया ने कुछ भेजा है तो इसे मेरे पास भेजें।
और उससे बातें करते रहें ताकि वो मोटिवेट रहे। रात में मोहसिन की फैमिली ये फैसला कर रही होती है कि कौन कुर्बानी देगा, और आलिया वहाँ पहुँच जाती है। आलिया को देख के वो लोग खामोश हो जाते हैं। फिर आलिया पूछती है कि आप लोग कहाँ जाने की बातें कर रहे थे। आलिया की बहादुर उसे बताती है कि वो और उसके शौहर खालिद रक्का जा रहे हैं। फिर आलिया अपनी अम्मी को बताती है कि पूरी फैमिली मुझसे दूर रहती है और मुझसे हर बात छुपाती है। आलिया की अम्मी कहती है अच्छा ही है, इनसे दूर ही रहना चाहिए था। यहाँ अविनाश सीआईए के राधा और राफेल से मिलता है और उनको एक फ़ाइल देता है जिसमें मोहसिन की फैमिली की सारी मालूमात होती है। राफेल अविनाश से पूछता है कि तुम क्या करते हो। अविनाश बताता है कि मैं फ्रीलांसर हूँ। राफेल पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। अविनाश कहता है कि आपने जो इस फाइल में तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें इस फैमिली की छोटी बहू ने खींची हैं। इसकी नई नई शादी हुई थी और वो लोग इसे बगैर बताए शाम ले गए हैं। राधा कहती है कि हमें तो बस पायलट चाहिए। अविनाश कहता है कि आलिया आपको पायलट तक भी पहुंचा देगी। फिर अविनाश वहां से चला जाता है और रात में फरत खाला समीना से मिलने आती हैं और समीना से कहती हैं कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत की गारंटी हूँ, और समीना को धमकी देती है कि अविनाश को रोक लें और आलिया को वापस लाने का सोचना भी मत, वरना आलिया की जान भी जा सकती है। समीना कहती हैं आपकी इसकी मौत का अफसोस करने आया था। कहती हैं कि अगर मातम करने आया तो तुम्हारे घर आता, पर वो मेरे घर भी आया था। वो कहती है इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं है। खाला कहती हैं कि आपके शौहर नेक राह में शहीद हुए हैं और आपकी बेटी भी नेक राह पर है। आप भी नेक राह पर निकलें। समीना भाभी कहती हैं मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ, मुझे मेरा मज़हब न सिखाओ। और समीना वहाँ से आरिफ के पास जाता है और आलिया बाथरूम में। आलिया के पास मैसेज आया होता है कि कॉल मी, और जब वो कॉल लगाती है तो वो नंबर अविनाश का होता है। वो अविनाश की आवाज़ सुनकर रोने लगती है कि बाबा मारे गए और ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें निकाल लूँगा। मैंने सीआईए से रब्ता किया है, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। सीआईए को कुछ मालूमात चाहिए, तुम मुझे वो मालूमात लेकर दोगी, जैसे उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, उन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर तुम हिम्मत घर में कौन कौन है, और जब भी ज़रूर जाओ गलियों के नाम, घर का पता सब पता करो। रघविंदर डॉक्टर आरिफ को अविनाश की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। डॉक्टर आरिफ कहते हैं अविनाश का आमद। रघविंदर कहता है ये तो मुझे भी मालूम है, मुझे इसकी कोई मालूमात नहीं मिल रही, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लगता है ये कोई भूत है। डॉक्टर कैरेफ कहते हैं कि अगर पूछताछ करनी है तो वारंट लेकर आओ। लिहाजा रघविंदर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर आऊँगा। यहाँ अविनाश डॉक्टर आरिफ को बताता है कि मेरी मुलाकात सीआईए से अच्छी रही है, लिहाजा मैं कुछ भी करूँगा वो लोग मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि रघविंदर तुम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। फिर अविनाश अपने दोस्त कैप्टन अबरार के पास कॉल करता है और उससे मिलने को कहता है। रात को आलिया रात को आलिया अविनाश को बताती है कि मोहसिन अकाउंट्स देखता है। खालिद और शमशीर को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहसिन और मैं और खालिद और उसकी बीवी रक्का जाएंगे, पर मुझे नहीं मालूम कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। फिर अविनाश डॉक्टर अबरार से मिलने मराकश जाता है। अविनाश कप्तान अबरार से पूछता है कि आईएसएस की ऑयल के खरीदो फरोख्त में तुम्हारा क्या किरदार है। कप्तान अबरार बताता है कि आईएसएस को अपना ऑयल बाहर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हम उनका ऑयल ख़रीद लेते हैं और खूब माल कमाते हैं। यहाँ अविनाश कप्तान अबरार से शाम से वापस आने का तरीक़ाकार समझता है। यहाँ अविनाश अपने एक दोस्त विल्सन को कॉल करता है। अविनाश विल्सन को कहता है कि मुझे एक 21 साल की लड़की का पासपोर्ट चाहिए और उसकी बिल्कुल मिलती जुलती डुप्लीकेट लड़की भी चाहिए। विल्सन कहता है जितनी जल्दी पैसे भेजोगे काम हो जाएगा। और यहाँ अविनाश आलिया को एक ट्रोजन भेजता है। इससे कहता है कि इसे किसी तरह इसे मोहसिन के कमरे में डालना है। लिहाजा आलिया कंप्यूटर शॉप पर जाकर मोहसिन को वो फाइल भेज देती है। और यहाँ रघविंदर अपने सीनियर से डॉक्टर आरिफ से पूछताछ करने के लिए वारंट की इजाज़त मांगता है। सीनियर बताता है कि एक बार पहले भी एक पुलिस वाले ने डॉक्टर आरिफ को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसका ट्रांसफ़र हो गया था। वो कहता है डॉक्टर आरिफ से अगर कुछ पूछना है तो प्यार से बात करो। और यहाँ अविनाश अपने एक और दोस्त के पास जाता है और कहता है मुझे शाम और इराक के बॉर्डर पर जाना है, अगर कुछ चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो मुझे बताओ। उसका दोस्त बताता है अरे बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, जैसे ड्राई फूड, फल, सब्जियाँ और इवन रेफ्यूजीज भी। और और यहाँ अविनाश उससे बताता है कि मुझे वहाँ से किसी को निकाल के लाना है। फिर उसका दोस्त पटेल उसे समझाता है कि जान है तो जहान है। और अविनाश अपने दोस्त को बताता है कि मेरे दोस्त की बेटी को बगैर बताए वहाँ ले जाया गया है। अविनाश का दोस्त पटेल उसे कहता है कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, बस तुम्हें कांटेक्ट करा दूंगा। यहाँ आईएसएस के लोग मराकेश में एक स्लीपर सेल को अविनाश की तस्वीर भेज देते हैं और अविनाश को कत्ल करने का कहते हैं। और यहाँ देखता है कि आर्यन इसको कोई मजहबी एनिमेशन भेजी है
वो उसे डाउनलोड कर लेता है। मोहसिन के उस फाइल को डाउनलोड करते ही उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है और उसके कंप्यूटर का सारा डेटा अविनाश के पास आ जाता है। ये में राफेल और राधा अपने सीनियर्स को सब कुछ बताते हैं और यहाँ समीर मोहसिन की फैमिली को उनके फ़ोन वापस कर दिए जाते हैं और अविनाश को बताती है कि हमारे फ़ोन हम सबको वापस कर दिए गए हैं। पर अविनाश कहता है कि तुम मुझे इसी फ़ोन से रब्ता करना, तुम इन लोगों के नाम और इनके नंबर्स मुझे भेजो। तब अविनाश को राधा का फ़ोन आता है और वो अविनाश को मिलने बुलाती है। अविनाश सीआईए को इस फैमिली के नए नंबर्स दे देता है। राफेल कहता है कि अगर हमारे पास इस लड़की की सही लोकेशन हो तो हम इसे बचा लेंगे, पर वो पहले पायलट समीर की मालूमात मांगते हैं। फिर वो अविनाश को यूएसबी देते हैं और कहते हैं कि इसमें एक फ़ाइल है, आलिया को कहो कि ये फ़ाइल बस मोहसिन के कंप्यूटर में डाल दे तो फिर हमारे पास सारी मालूमात आ जाएगी। पर इन्हें ये नहीं मालूम होता है कि ये काम पहले ही अविनाश कर चुका है। यहाँ अविनाश एक और नया फ़ोन ख़रीदता है और वो फाइल उस मोबाइल फ़ोन में डाल के तोड़ देता है। यहाँ खलीफा मकसूद को कहता है कि पायलट उसकी फैमिली को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर हर हफ्ते उनके घर की तलाशी ज़रूर लेना, क्योंकि इनकी वजह से बहुत से लोग हम पे दिलचस्पी ले रहे हैं और वो फैमिली हमें 2 शहीद भी देने वाली है। और यहाँ खालिद और उसकी बीवी अपने घर वालों से आखिरी बार मिलते हैं और खालिद की बीवी आली को कहती है कि तुम मोहसिन को 2 बेटे देना जो दीन पर कुर्बान होंगे। और फिर वो लोग रक्का के लिए निकल जाते हैं। आलिया और मोहसिन इन्हें एक चौक पर छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक आलिया को कुछ नहीं मालूम होता कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मोहसिन वहाँ दूर से एक घर की छत पर खड़े होकर इनकी वीडियो बनाता है। खालिद भाई और उसकी बीवी असर एक भीड़ वाले इलाके में जाकर बम का रिमोट दबा देते हैं